नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल बीएड एग्ज़ाम पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के असेसमेंट फॉर लर्निंग 2019 के पेपर से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, यानी कि ये जो क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मैं वही टॉपिक्स यहाँ पे लेकर आया हूँ जिस पे कि हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से बताने का प्रयास किया है दोस्तों कि ताकि आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने हर तरह के प्रश्न, चाहे वो अति लघु उत्तरीय हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, आप सारे प्रश्नों को इन पॉइंट्स के माध्यम से थोड़ा एक्सप्लेन करें और थोड़ा और उसमें अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग पहला टॉपिक। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है कि मूल्यांकन प्रक्रिया के ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता, अर्थात कि ग्रेडिंग की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास अंकन विधि है जिसमें से कि परीक्षा 100 अंक का 30 अंक का होता है और उसमें असेसमेंट जो होते हैं क्लास की बच्चे परीक्षा में बैठते हैं, परीक्षा में अपना प्रदर्शन करते हैं, उसके आधार पर उनको अंक मिलता है। तो फिर ये ग्रेडिंग प्रणाली जो है ये क्यों आवश्यक है, तो इसी प्रश्न के उत्तर में हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है कि पुरानी प्रक्रिया है ये अंकन प्रणाली, और इसमें समय के साथ में कुछ और इस प्रणाली की वजह से भी समय के साथ में शिक्षण विधि और प्राविधि में कुछ दोष आ गए हैं। तो इन सारी चीज़ों को समझते हुए हम लोग जो ग्रेडिंग प्रणाली के कुछ जो विशेषताएं या कुछ लाभ हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। दोस्तों परंपरागत जो अंक प्रणाली है उसमें हम 3 प्रकार की त्रुटियां देखते हैं। पहला, मानवीय योग्यता का सूक्ष्म एवं वैकल्पिक मापन प्राप्त करने में गलत पूर्वानुमान, अर्थात दोस्तों कि जब व्यक्ति, चाहे वो शिक्षक हो या कोई दूसरा व्यक्ति, या अगर वो किसी चीज़ की जांच कर रहा है अर्थात वो जांच करता है, तो जब वो किसी की योग्यता के बारे में जांच करता है या उसकी खुद की योग्यता भी आड़े आती है मूल्यांकन को करने के, अर्थात कि अगर शिक्षक क्वालिफाइड है, कम क्वालिफाइड है या बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड, इन तीनों तरह के लोगों के उनकी योग्यताओं के ऊपर उनके द्वारा की जा रही मूल्यांकन की प्रक्रिया, साथ ही साथ उनके दृष्टिकोण पर भी मूल्यांकन का जो एक परिणाम निकलता है या मूल्यांकन की जो एक क्या कहें हम, मूल्यांकन के द्वारा जो चीज़ें निकल के आती हैं वो अलग अलग होती हैं। अर्थात कि एक ही उत्तर के लिए आपको अलग अलग दृष्टिकोण होता है देखने वाले का, और इसलिए कई बार क्या होता है, प्रदर्शन जो है अलग तरह से देखने को मिलता है, यानी कि मानवीय कारणों से भी जो है मूल्यांकन जो है प्रभावित होता है। और कई बार हम कुछ पूर्वानुमान कर लेते हैं जो कि गलत होते हैं, जैसे कि हम मान के ही चलते हैं कि अगर हैंडराइटिंग गलत है इसमें, अर्थात कि इसमें उत्तर सही लिखा नहीं होगा। इस तरह की कुछ चीज़ें मानकर जब हम लोग मूल्यांकन करते हैं तो अंकन प्रणाली में दोष आ जाते हैं, और अंकन सही प्रकार से जो है बच्चे की योग्यता या फिर जिस व्यक्ति ने परीक्षा में अपने प्रदर्शन किया है उसकी योग्यता का सही आकलन हो नहीं पाता। उसके बाद अंकन में विस्तृत अंतः परीक्षण विभिन्नताएं, अर्थात कि जब हम लोग जांच करते हैं अंकन के द्वारा अंकन प्रक्रिया में, तो हम ये पाते हैं कि जो लोग जांच करने वाले होते हैं उसमें परीक्षकों के बीच में भी अलग अलग मान्यताएं होती हैं, दृष्टिकोण होता है, वो चीज़ों को किस तरह से समझते हैं। हो सकता है एक उत्तर किसी को लिखने का तरीका सही लगे तो किसी व्यक्ति को ना भी लगे। तो इस तरह की चीज़ें या उनके प्रदर्शन का, या वो अपने उत्तर में क्या चीज़ें आवश्यक चाहते हैं, अगर वो ना हो तो शायद वो उस अंक को ना, आपके जो प्रश्न है उसके उत्तर को उतना उपयुक्त ना माने। इस तरह की चीज़ें जो है मूल्यांकन को प्रभावित करती हैं, उसके कारण मूल्यांकन में कुछ कमियां आ जाती हैं। विभिन्न विषयों के बीच परस्पर जो होता है, आपके विषयों के बीच परस्पर स्कोर की तुलनीयता की असत्यता। अब देखिए, एक विषय में अगर बच्चे का प्रदर्शन अच्छा है, दूसरे में नहीं है, तो इससे एक एक धारणा बना ली जाती है या एक धारणा बन ही जाती है, परंतु कई बार ये पूरी तरह सत्य नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक विषय में बच्चे का स्कोर अच्छा नहीं है तो वो दूसरे विषय में अच्छा नहीं होगा, या फिर वो पूरे रूप से बौद्धिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से उसका जो है प्रदर्शन अच्छा नहीं है। तो कई बार अंक जो है पूरी तरह से बच्चे की योग्यता या जो परीक्षा देने वाला है उसकी योग्यता को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम को लाया गया है शिक्षा में, ताकि वो जो इस तरह की त्रुटियां है या जो योग्यताओं की जो मापन है, आकलन है, उसमें जो कभी कमियां रह जाती हैं उसको पूरी तरह से
भरने का प्रयास करें, उसका सही प्रदर्शन करने के लिए सही प्रणाली और सही पैमाना हमको उपलब्ध कराता है। जैसे कि ग्रेडिंग के लाभ है, देखिए ग्रेडिंग प्रणाली का लाभ जो है नूतन नवाचार मानवीय गुणवत्ता का सूक्ष्मता से मापन करने में हमारी अयोग्यता का परिणाम है। अर्थात कि हम लोग सूक्ष्मता से मापन नहीं कर पाते हैं। कई बार हम धारणाओं के परिवेश में रहकर चेक करते हैं, कई बार हम लोग चीज़ों को पहले से ही मान के चेक कर लेते हैं, या फिर हम लोग कई बार उतनी बारीकी से चीज़ों के ऊपर मूल्यांकन नहीं करते जितना कि मूल्यांकन होना चाहिए। इस वजह से जो दोष आते हैं उनको दूर करने के लिए यह एक उपाय है, ग्रेडिंग प्रणाली। अब अंकों के विपरीत ग्रेड विषयों की विभिन्नताओं से प्रभावित नहीं होता। दूसरा, अंकन की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म एवं तार्किक होता है, क्योंकि 100 पैमाने पर यानी कि जैसे परीक्षा आप देते हैं उसमें 100 अंक का होता है, यहाँ पे पैमाने यानी कितना हो गया 100 अंक का। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में आपका जो है पैमाना होता है या तो 5 पॉइंट्स का, 7 पॉइंट्स का या 9 पॉइंट्स का। तो ये जो मानव की योग्यता होती है उसको जांचने के लिए जो बहुत लंबा सा एक पैमाना होता है उसको छोटा कर देता है, जिससे कि आकलन करना सरल हो जाता है और काफ़ी सहज हो जाता है। विषय परिवर्तनशीलता के कारण होने वाली त्रुटियां न्यूनतम होती हैं, क्योंकि ग्रेडिंग विभिन्न विषयों में ग्रेडों के मान में असमानता को भी कम कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इस पॉइंट को बड़े ही अच्छे से समझ सकते हैं कि जो विभिन्न विषयों में जो प्रदर्शन है और जो आप देख रहे होंगे कि जो आपकी असमानताएं होती हैं नंबरों में, उसके कारण कई बार बच्चे के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है। तो ग्रेडिंग इन चीज़ों को थोड़ा सा नकारते हुए, ग्रेडिंग में क्या होता है, बच्चे के हर एक पक्ष का जो है आकलन होता है और उसके बाद जाके उस पर ग्रेडिंग की जाती है। अर्थात उसके असेसमेंट, उसके क्लास टेस्ट, उसके ओरल, उसके जो उसने पाठ्य सहगामी कार्य किए हैं, वो इस तरह की सारी चीज़ों को जोड़कर ग्रेडिंग की जाती है। जबकि अंकन पद्धति में मात्र विषय और जो लिखित परीक्षा होती है ज़्यादातर उसी के ऊपर आपको अंक दिए जाते हैं, उसी के ऊपर आपकी श्रेणी निर्धारित की जाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि संक्षेप में जो मैंने हमें बताने का प्रयास किया है, ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकताएं या उनके लाभ आपको समझ में आए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि परीक्षा में सुधार क्यों आवश्यक है, अर्थात कि भारतीय परीक्षा प्रणाली बोर्ड की परीक्षा में सुधारात्मक कार्य करने की आवश्यकता क्यों है हमें। तो दोस्तों देखिए, इसमें कई कारक हैं, हम लोग एक एक करके इनकी बात करते हैं। देखिए, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली है ज्ञान अर्जन के लिए काफ़ी हद तक अब अनुपयुक्त और अनुचित हो चुकी है, क्योंकि 21वीं सदी की जो शैक्षणिक और सामाजिक आवश्यकताएं हैं, जिस तरह की शिक्षा चाहिए ताकि वो हम भविष्य के लिए तैयार हो सके, या वर्तमान में रोजगार या अपनी जो शैक्षणिक आवश्यकता है या फिर ज्ञान विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए जो चीज़ें चाहिए, उसको पूरी तरह से पूरे हद तक वो पूरा नहीं कर पा रही उन आवश्यकताओं को। इस वजह से शैक्षणिक और परीक्षाओं में सुधार की आवश्यकता है। दूसरा, नवीन समस्या समाधानों में भी बहुत उपयोगी नहीं है, अर्थात कि परीक्षा से जो हम लोग को परिणाम मिलता है वो इस बात को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाता कि जो परीक्षा का परिणाम है वो कितना सही है, कितना उपयुक्त है। यानी कि एक बच्चा आज के समय में जो परीक्षा पद्धति है, कई बार वो बहुत अच्छे अंक भी लेकर आता है, परंतु जब वास्तविकता में उसको किसी कार्य को करना पड़ता है तो उसका प्रदर्शन उस तरह का या उस अनुरूप नहीं होता जैसा कि उससे हम लोग प्रत्याशित होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है परीक्षा के दोष हैं और धीरे धीरे जो उनको बदलने की आवश्यकता है। और देखते हैं हम लोग दोस्तों यहाँ पे पार्श्व सोच, रचनात्मकता और निर्णय नवीनीकरण, क्रियात्मकता, तर्क शक्ति तथा उच्च क्रम का परीक्षण विश्लेषण करने में भी विफल है। तो इस तरह की कुछ कमियां पाई जाती हैं। हम लोग कुछ नया नहीं सोच पाते, कुछ प्रैक्टिकल नहीं कर पाते, यानी कि प्रायोगिक कुछ कार्य नहीं कर पाते परीक्षा के कारण जो पद्धति अभी हमारे पास है। साथ ही साथ में कुछ जो है तर्क शक्ति, लॉजिक लगाने का भी अवसर हमको कम मिलता है परीक्षा में, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें रटी रटाई होती है, हमको पहले से पता होता है तो हम रटने का प्रयास करते हैं उसमें। वर्तमान परीक्षा प्रणाली पूर्व निर्धारित मानकों पर आधारित है। यह विभिन्न बौद्धिक क्षमता वाले बालकों, उनके शैक्षिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक माहौल नहीं पैदा करता। ये चिंता और तनाव को बढ़ावा देता है। परीक्षा संबंधित, परीक्षा प्रेरित आत्महत्या की संख्या और नर्वस ब्रेकडाउन बीमारियां विद्यालय और शिक्षा के प्रति अरुचि को भी बढ़ाता है। परीक्षा के परिणाम कई बार
परीक्षा के परिणाम कई बार जो है आपके कई बीमारियों के कारक जैसे कि और साथ ही साथ परीक्षा के जो परिणाम होते हैं वो कई कारकों को भी कारकों पे भी निर्भर करता है, जैसे कि शिक्षक के दृष्टिकोण, उसके अधिगम और संज्ञानात्मक ज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अर्थात कि शिक्षक कितना आपका योग्य है, उसकी कुशलता कैसी है, इस बात का भी प्रभाव पड़ता है परीक्षा और परीक्षा लेने के माध्यम और उसके जांचने के माध्यम में। परीक्षा का प्रशासन और संचालन त्रुटिपूर्ण है। इसमें दोषपूर्ण जांच, परीक्षा में गलत माध्यम का प्रयोग होता रहता है। अर्थात कि वर्तमान समय में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें कई सारे दोष पाए जाते हैं। बच्चे जो है परीक्षा में गलत तरीकों का इस्तेमाल करके भी परीक्षा देते हैं। बच्चे कई बार जो है आपके रटने के ऊपर ज़्यादा, प्रश्न के तरीका ही ऐसा होता है या प्रश्न का जो प्रारूप ऐसा होता है कि बच्चे ज़्यादातर उसमें रटने के ऊपर ध्यान देते हैं, तो जिससे उनको सीखने और समझने का जो एक आवश्यकता है वो कम होती चली जाती है, वो चीज़ों को नहीं से सीख पाते हैं। इस तरह की कुछ कमियां हैं जो कि अभी दूर करने की आवश्यकताएं हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को ले लेते हैं हम लोग। कुकुत्ता यानी कि कुर्टोसिस। दोस्तों, कर्टोसिस एक सांख्यिकी माप है जो यह परिभाषित करता है कि किस वितरण की पूंछ यानी कि आखिरी छोर सामान्य वितरण की पूंछ छोर से कितना भिन्न है। अर्थात दोस्तों कि अगर कोई मैप बना है, कोई ग्राफ बना हुआ है, अब मैं जैसे कि इस ग्राफ की बात करता हूं, देखिए इसमें हम लोग अगर लाल वाली ग्राफ ले लेते हैं, ये मान के चलिए आपका एक नॉर्मल ग्राफ है या फिर एक लेपोक्रेटिक है, यानी कि ये ग्राफ थोड़ा ऊंचा है और इसके अलावा दो और लाइन आपको दिख रही होंगी। तो इसमें जो इनका आखिरी छोर है, जिनको कि कुत्ता की पूंछ बोलते हैं, यानी कि कर्टोसिस की पूंछ बोल रहे हैं, आखिरी छोर, ये इनका फैलाव कितना है इस बात का मापन करता है। तो जो बीच वाली सॉरी, जो नॉर्मल आपकी जो एक जो ग्राफ दिख रहा है आपको, नॉर्मल जो आपका फैलाव दिख रहा है किसी डेटा का या किसी मान का, इसके तुलना में जो दूसरे हमारे पास मान उपलब्ध हैं वो कितने मतलब फैले हुए हैं या उनका मान कितना विभिन्न है, अलग है, ये इस बात का जो है कर्टोसिस इस बात का हमको मान देता है। तो आइए समझ लेते हैं आखिरी छोर से कितना भिन्न होता है। दूसरे शब्दों में कर्टोसिस यह बताता है कि किसी दिए गए वितरण की पूंछ में यानी कि आखिरी छोर में चरम बिंदु उच्च मान है या नहीं। अगर आपकी कुकुत्ता या कर्टोसिस का मान धनात्मक है तो यह बताता है कि पूंछ भारी है, यानी कि पूंछ में बहुत अधिक डेटा। अर्थात कि अगर कर्टोसिस के जो आखिरी छोर है वो आपके ऊंचे हैं, मोटे हैं, यानी कि दूर तक फैले हुए हैं, तो अर्थात उसमें डेटा है, यानी कि वो जो मतलब आपकी जो एक ग्राफ बना हुआ है, जो लेयर बना हुआ है, उसके अंदर डेटा ज़्यादा है। अगर एक नकारात्मक आपका छोर है तो यानी कि उसमें आपको डेटा कम है। पूंछ में यह भारीपन या हल्कापन आमतौर पर यह दर्शाता है कि डेटा सामान्य वितरण की तुलना में कम फ्लैट हुआ या फैला हुआ दिखता है। स्टैंडर्ड डेविएशन मानक सामान्य वितरण में 3 कर्टोसिस होते हैं, यानी कि कर्टोसिस जो होते हैं, यानी कि ये डेविएशन होता है हमारा, जो वितरण होता है हमारा डेटा का किसी भी ग्राफ में या किसी पैमाने पे, वो जो आपका 3 प्रकार से होता है, यानी कि 3 होता है। इसलिए यदि उसके मान 3 के करीब है तो आप ग्राफ की पूंछ लगभग सामान्य हो, यानी कि अगर ये ग्राफ है उसके जो मान है अगर 3 के बराबर है कर्टोसिस की वैल्यू, तो ग्राफ जो है सामान्य है। इन वितरणों को मेसोक्यूरोसिस भी कहा जाता है, यानी कि अगर नॉर्मल की तरह है तो मेसोक्यूरोसिस यानी कि मेसोकुर्टोसिस भी होगा अगर 3 के पास है तो। अब देखते हैं जेड स्कोर और मानक सामान्य वितरण अधिकतम मान, अर्थात जेड प्राप्तांकों के मानों का अधिकतम प्रसार क्या है। दोस्तों, सामान्य यानी कि मानक सामान्य वितरण तो आपके जो है नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी कि नकारात्मक जो वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी की, वहाँ से लेकर सकारात्मक वैल्यू जो होती है इन्फिनिटी की, वहाँ तक होती है। लेकिन सबसे चरम मान होना बहुत ही असंभव होता है। और जो आपका अनुभवजन नियम है, यानी कि एम्पेरिकल फार्मूला, उसके अनुसार सभी जेड स्कोर लगभग 68% जो होते हैं -1 से 1 के बीच में होते हैं, यानी कि माध्य से मानक विचलन।
दूसरा, ज़्यादातर जो है 95% -2 और 2 के बीच में थे, और 99% से जो होते हैं आपके वो -3 और 3 के बीच के होंगे। तो इस तरह से हम लोग देखा कि इसका अधिकतम मान क्या हो सकता है। जेड स्कोर एक संख्यात्मक माप है जो मूल्य के समूह के मध्य से एक मूल्य के संबंध का वर्णन करता है। जेड स्कोर क्या है? एक संख्यात्मक माप है जो कि किसी, जैसे कोई डेटा है हमारा, तो उसके बारे में बात करता है कि जो एक समूह में कोई एक डेटा है उसके संबंध में वर्णन करता है हमारा। माध्य से मानक विचलन के संदर्भ में जेड स्कोर को मापा जा सकता है। यदि जेड स्कोर 0 है तो यह इंगित करता है कि डेटा बिंदु का स्कोर औसत स्कोर के समान है। यानी कि जेड स्कोर अगर 0 है तो ये औसत स्कोर के बराबर, यानी मान जो है आपका एवरेज के बराबर है। यदि जेड स्कोर एक मूल्य का संकेत देता है, यानी कि 1 है, तो यह संकेत देता है कि यह एक मानक विचलन है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू है, मानक विचलन का जो मान है वो क्या है? 1 है। एक सकारात्मक जेड स्कोर कहता है कि डेटा बिंदु औसत से ऊपर है। एक नकारात्मक जेड स्कोर कहता है कि डेटा बिंदु औसत से नीचे है। और अगर जेड के करीब है आपका जेड स्कोर, तो यह कहता है डेटा बिंदु औसत के करीब है। इस तरह से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए डेटा भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, वो जो बात हम लोग कर रहे थे। तो ये ग्राफ जरूर आप बनाएं, इससे आपका उत्तर पूरी तरह से सही हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगता है, अंक देने वाले को भी सहूलियत होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न बैंक क्या है? दोस्तों प्रश्न बैंक का अर्थ है प्रत्येक प्रश्न में एक मूल्य का आधार होता है। अर्थात कि प्रश्न बैंक बोलता है कि जो भी क्वेश्चन होते हैं उसका अपना कुछ अस्तित्व होता है, उसमें कुछ महत्व होता है, उससे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हर एक प्रश्न को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और उनका सही प्रकार से इस्तेमाल होना चाहिए, प्रशिक्षण के लिए सही प्रकार से यूज होना चाहिए, उनका इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने के लिए। प्रश्न बैंक के माध्यम से शिक्षा की प्रक्रिया को ज़्यादा प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस प्रणाली का, यानी कि प्रश्न बैंक का, स्कूल या कोई प्रशिक्षण केंद्र प्रश्नों का एक डेटाबेस तैयार करता है। प्रश्न बैंक के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? एक डेटाबेस तैयार करते हैं। किनका? प्रश्नों का। हाँ, एक डेटाबेस यानी कि संकलन बनाते हैं जिसमें जो पिछले वर्षों के, अब डेटाबेस में क्या होता है, आपके पिछले वर्षों के प्रश्न, मॉडल प्रश्न उत्तर, साथ ही साथ उनके ऊपर जो शिक्षकों द्वारा दी गई टिप्पणी, फीडबैक होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं यानी कि समीक्षा संग्रहित करते हैं, जिससे कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए उपयोगी अभ्यास प्रश्न पत्र बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो प्रश्न बैंकों के आधार पे हम लोग अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। शिक्षक भी उनसे अच्छे प्रश्न निकाल के आवश्यकता अनुसार असेसमेंट ले सकते हैं, क्लास टेस्ट में उनका उपयोग कर सकते हैं, जो कि बच्चों की जो प्रगति उनके शिक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रश्न बैंकों में प्रश्नों का चुनाव करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे प्रश्नों का चुनाव जो है करने से पहले उनके उद्देश्य का जो हमको चयन कर लेना चाहिए। प्रश्नों का स्तर पर हल करने वाले बौद्धिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। अर्थात कि जो प्रश्न हम लोग दे रहे हैं या प्रश्न बैंक में जो प्रश्न डाले जा रहे हैं वो बच्चों के बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखते हैं, या फिर जो व्यक्ति परीक्षा देने वाला है या जिसके लिए वो प्रश्न रखे जा रहे हैं उनके बौद्धिक स्तर को देखकर प्रश्न का चुनाव किया जाना चाहिए। प्रश्न बैंक में सभी प्रकार के प्रश्न होने, अर्थात कि प्रश्न बैंक के अंदर आपके जो है बहुउत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, उसके अलावा आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं ऐसे भी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स होने चाहिए, यानी कि रिक्त स्थान भरें, अपूर्ण संख्या, इस तरह की कुछ चीज़ें, मतलब हर प्रकार का प्रश्न हो ताकि वो बच्चे की पूर्ण बौद्धिक क्षमता का आकलन करने में हमको सहायक हो और शिक्षा को अच्छा बनाने में मदद करे। प्रश्न का चयन जो है अनुभवी, विषय और शिक्षा के क्षेत्र में जानकार लोगों द्वारा होना चाहिए। जैसे कि पुराने शिक्षाविद हैं, पुराने प्रोफेसर से जानकार हैं, यूनिवर्सिटी के पुराने लेक्चरार हैं, इस तरह के लोगों के साथ बैठकर, प्लस उसके अलावा जिस विद्यालय या जिस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है उस क्षेत्र से कुछ एक्सपर्ट या जिनके वो प्रश्न इस्तेमाल करना है, वहाँ के उस संस्था से लोगों को लेकर आना, उन सारे लोगों के साथ बैठकर परीक्षा के जो प्रश्न जो हमारे होंगे उसमें जो प्रश्न दिए जा रहे हैं उनके उद्देश्य को समझते हुए प्रश्नों का निर्धारण किया जाना चाहिए। इससे प्रश्न बैंक की उपयोगिता बढ़ती है, साथ ही साथ प्रश्न बैंक एक हमारे लिए एक
पाठ्य साधन बनता है, यानी कि शिक्षण का एक ऐसा सबल साधन बनता है जो कि शिक्षा को हमको मदद करता है आगे बढ़ाने में। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न को ले लेते हैं। विचलनशीलता के मापों का परिभाषित करना है। दोस्तों, किसी समूह के प्राप्तांकों के विचलन के कई प्रकार से मापा जा सकता है। उन्हें विचलन के मान कहते हैं और विचलनशीलता के मान 4 प्रकार के होते हैं। माफ करिएगा दोस्तों। विस्तार विचलन यानी कि रेंज। विचलनशीलता का जो माप होता है उसमें हम लोग 4 तरीके से माप कर सकते हैं। उसमें पहला होता है रेंज। रेंज सबसे बड़े मूल्य और सबसे छोटे मूल्य के बीच का अंतर ये दर्शाता है। रेंज डेटा में परिवर्तनशीलता को दर्शाने का सबसे सरल उपाय है। रेंज गणना 2 चरम बिंदुओं द्वारा निर्धारित की जाती है। यानी कि रेंज का मतलब होता है कि मान के चलिए आपसे पूछे कि जैसे एक परीक्षा हुई क्लासरूम में और बच्चों के अंक आए, तो पूछा जाता है ना कि किस रेंज में बच्चों के नंबर है, यानी कि सबसे कम अंक किसके आए हैं और सबसे ज़्यादा अंक किसके आए हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो होती है रेंज निर्धारित करने में सहायक होती है। चतुर्थांश विचलन क्वार्टाइल डेविएशन। चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन का उच्चतम और न्यूनतम चतुर्थ के बीच का अंतर होता है। गणितीय रूप में हमें इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जैसे कि Q3 माइनस Q1 बटे 2। ये चतुर्थक विचलन फैलाव की पूर्ण माप को परिभाषित करता है। मानक विचलन मीन डेविएशन। माध्य विचलन द्वारा हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि माध्य मान से दिए गए डाटा मान से कितने दूर तक फैला हुआ है। और आखिरी है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन। एक मानक विचलन एक आंकड़ा है जो किसी माध्यिका के सापेक्ष डाटाबेस के फैलाव को मापता है। यानी कि अगर हम लोग के पास 10-15 कोई डेटा है तो उसमें से डेटा का रेंज क्या है, यानी कि वो कितना उसका अगर हम लोग मीन निकालें, माध्य निकाल लें, तो माध्य से हर एक डेटा कितना दूर है। यानी कि मान के चलिए हम लोग के पास में 1 से लेकर 20 तक की संख्याएं हैं, कुछ भी नंबर ले लिया और उसका माध्य अगर 9 है तो 9 से वो संख्याएं कितनी कम हैं या कितनी ज़्यादा है, ये डेविएशन जो है हमको मानक विचलन बताता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अभी समझ में आ रही होंगी। इसमें कुछ कमी ज़रूर होगी और वो चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी अच्छे पॉइंट ऐड करें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने में सहूलियत हो जाए। दोस्तों, कोई और समस्या हो, कोई क्वेश्चन जो आप में से पूछना चाहते हैं, आप बिल्कुल कमेंट करके लिखें और उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे इंपॉर्टेंट जो भी वीडियोस मैं अभी पोस्ट करने वाला हूं वो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।